स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को अच्छे से समझने के लिए हमें 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में जाना होगा और वहां से एक टर्म और अच्छे से समझनी होगी जिसका नाम है एलिमेंट, यानी कि तत्व क्या होते हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि एलिमेंट क्या है, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे मेटल्स और नॉन मेटल क्या होते हैं। आइए पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट वे पदार्थ होते हैं जो किसी सामान्य प्रोसेस यानी कि हीट से, लाइट से या इलेक्ट्रिक करंट से किसी दूसरे पदार्थ में नहीं बदलते, वो एलिमेंट कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे पदार्थ जो हीटिंग से, लाइटिंग से, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से किसी दूसरे पदार्थ में ना बदलें, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। आइए देखते हैं, क्या हाइड्रोजन के साथ ये काम करें तो हाइड्रोजन किसी और पदार्थ में बदलता है? नहीं बदलता। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। क्या वाटर एक एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वाटर के अंदर से करंट पास करते हैं तो वाटर डिसोसिएट होकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि वाटर ने दो नए पदार्थ बना दिए, इसलिए वाटर एक एलिमेंट नहीं है। समझ आई बात? थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा ये डेफिनेशन और ये सब, थोड़ा आसान तरीके से पढ़ते हैं। एलिमेंट उनको कहते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं जो केवल और केवल एक ही तरह के पदार्थों से बने हों। समझ आई बात? यानी कि हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही पार्टिकल से बना है और वो सभी पार्टिकल एक जैसे हैं। ऑक्सीजन केवल और केवल ऑक्सीजन के एटम से बना है। ऑक्सीजन मतलब सिर्फ ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट नहीं था क्योंकि इसमें दो पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आ जाएगी बात समझ में कि एलिमेंट क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? टोटल 118 एलिमेंट अपनी पीरियोडिक टेबल में हैं। ये डाटा कब का है? दिसंबर 2015 के बाद ये डाटा है। यानी कुछ बुक्स जो पहले की हैं उनमें हो सकता है ये डाटा थोड़ा डिफरेंट हो। IUPAC एक संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में शामिल होगा या नहीं होगा। उन्होंने लास्ट जो दिसंबर 2015 में किया था वो 118 यानी कि 118 तत्वों को शामिल किया था। 118 में से एटॉमिक नंबर 1 यानी कि हाइड्रोजन से लेकर 94 एटॉमिक नंबर तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब वे प्रकृति में मिलने वाले हैं। 95 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वे कहीं नहीं मिलते, वे बनाए जाते हैं। यानी कि दे आर मैन मेड, यानी कि वो हमने बनाए हैं, वो नेचर में कहीं नहीं है। आ जाएगी बात समझ में? अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि एलिमेंट कैसे होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? तो हमारे सवाल का जवाब है एलिमेंट 3 फॉर्मों में होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट इस फॉर्म के बहुत ही कम एग्जाम्पल हैं। कैसे? ब्रोमीन और मरकरी, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में मिलते हैं? लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। बाकी सभी एलिमेंट्स सॉलिड भी हैं और गैस भी हैं। इनकी बहुत सारी संख्या है, वो हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे भी। अब आप यूं समझिए कि जैसे आप इंग्लिश का टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 26 अल्फाबेट सिखाता है, ABCD इस तरह से। और जब आप उनको जोड़ने लगते हो, A को B के साथ और फिर C के साथ, आप न जाने कितने लाखों शब्द बना पाते हो। आपको सिखाया तो सिर्फ इतना गया था कि 26 लेटर होते हैं और आपने उनको जोड़ जोड़कर पता नहीं कितने सारे शब्द बना लिए। इसी तरह एलिमेंट के साथ भी होता है। टोटल एलिमेंट्स 118 हैं, परंतु जब वे आपस में जुड़ते हैं तो बहुत तरह के पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी आपके आसपास दिखाई देने वाले सभी पदार्थ एलिमेंट से बने हैं। आइए कुछ पदार्थ देखते हैं जो कि एलिमेंट से बने हुए हैं।
एलिमेंट्स को अच्छे से समझने के लिए हमने उनको दो बड़ी कैटेगरियों में बांट दिया। पहली कैटेगरी थी मेटल की, दूसरी कैटेगरी थी नॉन मेटल की। परंतु इस दौरान कुछ ऐसे भी पदार्थ या कुछ ऐसे भी एलिमेंट मिले जिसमें इन दोनों के गुण थे, यानी उनमें कुछ गुण मेटल के भी थे, कुछ नॉन मेटल के भी थे, तो उनको हमने मेटलॉइड के नाम से रख दिया। इस यूनिट में हम मुख्य रूप से मेटल नॉन मेटल को पढ़ने वाले हैं, यानी इनके बारे में बहुत कम जानकारी हम लेंगे। हम दो ही कैटेगरी में बातें करेंगे, मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। मेटलॉइड वो पदार्थ होते हैं जिनमें दोनों के गुण होते हैं, यानी कुछ गुण मेटल के हैं और कुछ गुण नॉन मेटल के हैं। आइए कुछ मेटल्स जो हमारे आसपास हमारे दैनिक जीवन में होते हैं उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये चांदी का एक सिक्का है, यानी कि ये किससे बना है? मेटल से, धातु से बना है। और कौन सा इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है? चांदी। चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, हम ये पता कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनमें कौन से एलिमेंट हैं। एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांट दिया, मेटल में और नॉन मेटल में। किसको मेटल कहेंगे, किसको नॉन मेटल कहेंगे, ये इस लेसन में आगे आने का टॉपिक है, यानी वहां हम समझेंगे। अब तो सिर्फ एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास आसपास क्या कोई मेटल होता है, क्या कोई नॉन मेटल होता है। तो सबसे पहला आपने देखा सिल्वर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह है एक मैग्नीशियम का रिबन। इसको आप प्रयोगशाला में या कहीं भी तब देखते होगे तो इसको ऐसे देखते होगे, ठीक है। मैंने इसमें से काट के एक हिस्सा आपको दिखा दिया। अगली बात समझ में दिख रहा है आपको? यह हिस्सा, ये क्या है? मैग्नीशियम का रिबन। इसको जब जलाते हैं तो ये व्हाइट फ्लेम देता है, याद रहेगा। ये एक अंगूठी है जो कि गोल्ड से बनी है, यानी गोल्ड भी एक एलिमेंट है। आ जाएगी बात भी समझ में। ये खिड़की दरवाजों में काम आने वाली एक छोटी सी क्लिप है। इसका उपयोग हम, ये किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम की, यानी एल्यूमिनियम भी एक एलिमेंट है। ये नेल है, कील, आप जिसको घरों में उपयोग करते हो, ये भी एक एलिमेंट से बनी है। कौन सा एलिमेंट है इसमें? आयरन है। और ये है कॉपर। दिख रहा है कौन सा एलिमेंट है? ये कॉपर। कलर देख लिया। अब जब भी आप इसको देखो, कहां देखते हो? जो मोटरें होती हैं उनकी वाइंडिंग में इसको उपयोग किया जाता है। वो पतले तार होते हैं, ये प्लेट है। आ जाएगी बात समझ में। यानी आपने बहुत सारे एलिमेंट्स देखे जो कि मेटल के रूप में थे। कौन कौन से थे? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, मैग्नीशियम और सिल्वर। आपका काम एक और है, आप अपने आसपास इनके अलावा अगर कोई और एलिमेंट देखते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने वो एलिमेंट देखा जो आपके आसपास उपस्थित है। आप एक चीज और इधर रह गई, ये है एल्यूमिनियम फॉयल, जिसको आप खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के बाद टिफिन बॉक्स को पैक करने के लिए यूज करते हो। देखा हुआ है ना इसको आपने? एल्यूमिनियम फॉयल है। अब आपका काम क्या है? आपको जो दिखाए गए इनके अलावा कोई और मेटल एलिमेंट आपके आसपास हो तो आप कमेंट करके बताएं कि मैंने ये वाला मेटल एलिमेंट देखा हुआ है। आइए अब कुछ नॉन मेटल एलिमेंट से रूबरू होते हैं। देखिए सबसे पहले ये है सल्फर पाउडर। क्या है ये? सल्फर पाउडर है। तो सल्फर एक नॉन मेटल है, ठीक है। यानी यहां जो आपको एलिमेंट दिख रहा है वो कौन सा है? सल्फर है। कहां यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में या सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका ज्यादातर उपयोग होता है। दूसरा देखिए, ये है मैचस्टिक, और इसके आगे का जो हिस्सा है ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कह सकते हो आप इसको। और इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो है फास्फोरस, और वो है नॉन मेटल। क्यों नॉन मेटल है ये बाद का विषय है। अभी सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए कि आपके आसपास मेटल नॉन मेटल है या नहीं है। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये फास्फोरस है। घर में या आपके आसपास कहीं पे भी आपने कोयले को भी देखा होगा। कोयला जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन, ठीक है। यानी कोल या कोयला जो है, कार्बन एक नॉन मेटल का सोर्स है। क्या आपने इनको देखा है? और ये क्या है बता सकते हो? आपको कमेंट करके ये बताना है कि यहां जो दिखाई दे रहा है ये क्या है और इसमें कौन सा पदार्थ प्रेजेंट है, और इसको मेटल कहूं या नॉन मेटल कहूं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल डिफरेंस क्या होते हैं? भौतिक अंतर,
ठीक है। अब हमें यह पता करना है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में भौतिक रूप से क्या अंतर होते हैं। देखिए, आप इस लेसन में या केमिस्ट्री में आगे कहीं भी जब भी पढ़ोगे तो दो तरह के अंतरों की बात होती है। पहला अंतर है फिजिकल डिफरेंस और दूसरा अंतर है केमिकल डिफरेंस। ठीक है, फिजिकल डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं भौतिक अंतर और इनको कहते हैं रासायनिक अंतर। ये टर्म जहां भी आप सुनो, इससे पहले आप थोड़ा सा ये टॉपिक याद कर लेना कि क्या मतलब होता है इनका। देखिए, यदि कोई पदार्थ ए है, आप ए को किसी और अन्य पदार्थ में ना बदलो, ठीक है, यानी ए ही है, तब उसके जो गुण हैं वो उसके भौतिक गुण होते हैं। समझ में आई बात? ऐसी स्थिति में आप ए के बारे में क्या बता सकते हो? उसका रंग कैसा है, यानी कलर, उसकी स्टेट कैसी है, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या है। ये सब चीजें उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। यानी कि ए जब तक ए है तब आप उसके बारे में जो जो बातें बता सकते हो वो भौतिक गुण होते हैं। परंतु यदि आपने ए को किसी के साथ अभिक्रिया कराई और बी में बदल दिया, अब जो ए के बारे में पढ़ा जाएगा वो क्या है? उसका रासायनिक गुण है। यानी ए जब किसी से अभिक्रिया कर ले तब क्या बनाता है, कैसे अभिक्रिया करता है, किस किस से अभिक्रिया करता है, किसी से क्यों नहीं करता है, क्या बदलाव होते हैं, वो सब चीजें किस में आती हैं? रासायनिक अंतरों में, यानी रासायनिक गुणों में आती हैं। तो समझ जाओगे फिजिकल डिफरेंस क्या है और केमिकल डिफरेंस क्या है। तो अब हम धातु और अधातु के बीच में फिजिकल डिफरेंस यानी कि भौतिक गुणों के बीच में क्या अंतर है वो पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आइए मेटल और नॉन मेटल के बीच में फिजिकल डिफरेंस पढ़ते हैं। और पहला फिजिकल डिफरेंस है स्टेट का। स्टेट क्या होती है? अवस्था। अवस्थाएं आप कितनी पढ़ते हो? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ध्यान से समझिए, कोई भी मेटल गैस नहीं हो सकता कभी भी। यानी कि अपने टोटल 118 एलिमेंट्स में से जितने भी मेटल हैं उनमें से कोई भी मेटल गैस नहीं है। आ गया समझ में? दूसरी बात, लिक्विड के बारे में। मेटल लिक्विड हो सकता है और एक ही हो सकता है, वो क्या है? मरकरी। बाकी जितने भी मेटल बच गए वो क्या हैं? सॉलिड हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे कहो तो बहुत अच्छा होगा कि सभी मेटल सॉलिड होते हैं, किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। एक्सेप्ट मरकरी ऑल मेटल्स आर सॉलिड। आ जाएगी बात समझ में? आइए नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल तीनों स्टेटों में मिल सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। आइए एग्जाम्पलों के साथ बात करते हैं। आपने जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया उसमें कुछ सॉलिड नॉन मेटल देखे थे, कौन कौन से थे? सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन। हो जाएंगे याद? लिक्विड नॉन मेटल की बात करिए। लिक्विड नॉन मेटल एक ही है, जैसे सॉलिड लिक्विड मेटल एक था ऐसे ही लिक्विड नॉन मेटल भी एक ही है पूरी पीरियोडिक टेबल में, वो है ब्रोमीन। हो जाएगा याद? गैस नॉन मेटल की संख्या बहुत ज्यादा है। कौन कौन से हैं वो? देखिए, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी क्या हैं? नॉन मेटल हैं और गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। आ जाएगी बात समझ में? अब आपको थोड़ा सा सॉलिड मेटल्स के बारे में भी पता करना है। इनके एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे यहां एग्जाम्पल पढ़े, यहां भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कोई सॉलिड मेटल, आपने वीडियो में थोड़ी देर पहले कुछ एलिमेंट देखे थे, उस टाइम पे आपने एक एलिमेंट देखा था गोल्ड, वो सॉलिड था। एक एलिमेंट देखी थी चांदी यानी कि सिल्वर, वो भी सॉलिड था। कॉपर, वो भी क्या था? सॉलिड था। आ जाएगी बात समझ में? इस तरह से आप ये सॉलिड के एग्जाम्पल भी बता सकते हो। यानी हमारा पहला टॉपिक फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल स्टेट के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से कंप्लीट होता है। आइए अगला डिफरेंस पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, लस्टर। क्या है अगला टॉपिक? लस्टर। सबसे पहली बात, लस्टर होती क्या है? लस्टर को हिंदी में कहते हैं चमक। ठीक है, आइए मेटल के बारे में बात करते हैं। जितने भी मेटल होते हैं उनके अंदर चमक होना उनका गुण है। यानी कि जो मेटल होगा उसमें चमक जरूर होगी। समझ में आ गई बात? बट ये बात एक एग्जाम्पल ऐसा है जहां लागू नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, सब चीजों के एक्सेप्शन जरूर मिलेंगे।
ठीक है, आपको पढ़ना है एक्सेप्शंस के साथ, अपवाद के साथ। तो मैंने कहा सारे मेटलों के चमक होती है, यानी ऑल मेटल हैव लस्टर या ऑल मेटल आर लस्टरस, बट एक्सेप्ट किसको छोड़कर? लेड को छोड़कर। लेड एक ऐसा मेटल है जिसमें लस्टर नहीं होती। आ जाएगी बात समझ में? नॉन मेटल जो होते हैं उनमें किसी में भी लस्टर नहीं होती, ठीक है, यानी कोई भी नॉन मेटल लस्टरस नहीं है। पर यहां भी एक एक्सेप्शन है, कौन है? डायमंड। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि डायमंड नाम का नॉन मेटल तो पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं, सर ये कहां से आ गया? तो देखिए, आपने एक नॉन मेटल पढ़ा था कार्बन, कार्बन का ही एक रूप है डायमंड। ये रूप क्या होते हैं ये हम अगले चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर में इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ याद रख लीजिए कि डायमंड जो है कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है, जो कि कैसी है? लस्टरस है, जिसमें चमक होती है। आ जाएगा समझ में? दूसरी बात सुनिए, मेटल्स जो होते हैं उनमें चमक तभी होती है जब वो फ्रेश होते हैं, यानी कि बिल्कुल नए होते हैं। कुछ मेटल वायुमंडल की गैसों के कारण, ऑक्सीजन के कारण, सल्फर के कारण या अन्य गैसों के कारण अपनी चमक खो देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कोरोजन। हिंदी में क्या कहते हैं? संक्षारण, और जिसे आप लेसन नंबर 1 में पढ़ के भी आए हो। तो कोरोजन क्या होता है? किसी मेटल की लस्टर चली जाना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, यानी वायुमंडलीय प्रभाव के कारण किसी मेटल की चमक चली जाना क्या कहलाता है? संक्षारण। आपको याद होगा कि आयरन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक कोरोजन के कारण यानी कि संक्षारण के कारण क्या कैसा हो जाता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है, उसकी चमक चली जाती है। ऐसे में कैसे पता लगे कि ये चमकीला है कि नहीं? उसको रेगमार्क से रगड़िए, उसकी जो सतह निकलेगी वो बिल्कुल फ्रेश होगी और वो चमकीली भी होगी। चमकीला होना धातुओं का गुण है, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए ये बात। आइए अगला गुण पढ़ते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वो है हार्डनेस। क्या नाम है? हार्डनेस। हिंदी में क्या कहेंगे? कठोरता। देखिए, हम यूं कहेंगे कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, नॉट हार्ड, ठीक है। पर क्या सभी मेटल एक जैसे हार्ड हैं? नहीं, सारे मेटल एक जैसे हार्ड नहीं है। कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं, और इतने सॉफ्ट हैं कि आप उनको कट कर सकते हो नाइफ के साथ, यानी चाकू से काट सकते हो। कौन से हैं? आइए उनकी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो सोडियम और पोटेशियम, दो ऐसे मेटल हैं जिनको आप किससे काट सकते हो? चाकू से काट सकते हो, यानी इसका मतलब वो हार्ड नहीं है। दूसरे ऐसे भी मेटल हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड हैं, जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ठीक है। आयरन तो इतना हार्ड है कि इसका उपयोग जो है बड़े बड़े ब्रिज बनाने में करते हैं, उनके ऊपर से ट्रेनें निकलती हैं, यानी कि इनकी लोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हार्ड है। ये आ जाएगी बात समझ में? यानी कि इस हार्डनेस के कारण ही हम मेटल्स का उपयोग ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बनाने में भी करते हैं जहां पर इनको बहुत ज्यादा भार सहना पड़ता है, और ऐसे भी हैं जो चाकू से कट सकते हैं। यानी मेटल हार्ड भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। आ जाएगी बात समझ में? और एक मेटल तो ऐसा भी है जो कि कैसा है? लिक्विड है। नाम पता है ना? मरकरी। एक ही मेटल तो लिक्विड है, उसको तो याद कर सकते हो, मरकरी। समझ आएगा? अब आइए नॉन मेटल के बारे में। क्या नॉन मेटल भी हार्ड होते हैं? बिल्कुल, पर एक ही हार्ड नॉन मेटल हमें पता है, और वो कौन है? डायमंड। मैंने कहा था ना, डायमंड क्या है? कार्बन का एक रूप है। बाकी नॉन मेटल जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं जनरली, मोस्टली तो गैसेज हैं उनमें से, ठीक है, वो तो हार्ड हो ही नहीं सकती। बाकी जो हैं वो उतने हार्ड नहीं हैं जितने मेटल्स हैं। आ जाएगा समझ में? आइए आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता। मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंडक्टिविटी के हिसाब से कैसे अलग अलग किया जा सकता है? हम चालकता को दो हिसाब से देखेंगे, एक हीट के हिसाब से, हीट को क्या कहोगे हिंदी में? ऊष्मा, और दूसरा कहोगे इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, यानी कि विद्युत के हिसाब से। हमारा पहला सवाल कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं या नहीं, हमारा आंसर है यस। सेकंड सवाल कि क्यों होते हैं, यानी कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, मेटल्स के अंदर सबसे सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं,
और बाहर उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूविंग पोजीशन में होते हैं। जब भी आप किसी मेटल को हीट करते हो, ठीक है, तो जो वो हीट है वो किसके रूप में है? एनर्जी के रूप में। और वो एनर्जी जो आपने हीटिंग के द्वारा दी वो किसको मिल गई? इलेक्ट्रॉन को मिल गई। ऐसे ही क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं। एटम के अंदर क्या पोजीशन होती है? इस तरह से एटम के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में जगह होती ही नहीं, बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो चार्ज हो जाते हैं, जिनके पास एनर्जी आ जाती है, वो अपनी एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसफर कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाता है, यानी जो एनर्जी अब यहां थी वो यहां पहुंच गई, यहां वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ गया, यहां वाला मूव करके यहां आ गया, यानी कि हीट जो है यहां से यहां इलेक्ट्रॉन के द्वारा पहुंच गई। ये सिरा कैसा है? हॉट एंड है, और ये सिरा कैसा है? कोल्ड एंड है। अगर आप उष्मा की बात करते हो तो, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हो तो यहां से लाइट चली और यहां तक आ गई, यहां से यहां तक किसका फ्लो हुआ है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है। यानी कि आपको बहुत आसान भाषा में यह समझना है कि जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेकर जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आई बात? अब आपको यह समझना है एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा कि ये वास्तव में होता कैसे है। आप एक काम करिए, कोई चीज गर्म करिए, कोई ए पदार्थ था आपने गर्म किया, और आपकी कक्षा के 1 2 3 4 5 6 बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया। मैंने वो गर्म पदार्थ एक को दिया, एक उस गर्म पदार्थ को पकड़ नहीं पाया, उसने दूसरे को पकड़ा दिया, उसने आगे उसने आगे उसने आगे उसने आगे, यानी कि ऊर्जा कहां तक पहुंच गई? छठे तक। क्या एक ने जगह बदली? ना, एक अपनी जगह है, सिर्फ उसने क्या ट्रांसफर करी है? वो गर्म वस्तु ट्रांसफर करी है। ऐसे ही एटम के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं जाते, यानी कि ये वाला पार्टिकल ऊर्जा लेके यहां तक नहीं जाता, नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए इस बात से कि ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है, हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफर हो रही है? बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल क्लियर हुआ? अब आगे सुनिए। मेटल्स गुड कंडक्टर हैं, किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। अब बात करते हैं बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो बेस्ट कंडक्टर है Ag। नोट कर लें इस बात को कि Ag जो है यानी कि सिल्वर जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। क्या सभी ऐसे ही इतने अच्छे चालक हैं? नहीं, पुअरेस्ट कंडक्टर भी हैं। लेड जो है, लेड एक ऐसा मेटल है जो सबसे कम चालक है, पुअरेस्ट कंडक्टर है। तो आपको दो एग्जांपल मिल गए, गुड बेस्ट कंडक्टर और पुअरेस्ट कंडक्टर, सबसे बेकार और सबसे अच्छा। इसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम दो ऐसे कंडक्टर भी हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं। इन्हीं का उपयोग घरों में जो बर्तन हैं खाना बनाने के उनमें होता है, और जो वायर हैं, तार हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें होता है। कारण क्या है? एक तो ये सस्ते हैं, किसके मुकाबले? Ag के मुकाबले। आगे बात समझ में? और इनकी कंडक्टेंस भी बहुत अच्छी है, ठीक है, बेस्ट तो नहीं है पर अच्छी है, गुड कह सकते हो आप इसको। तो आपको याद रखना है कि वायर किसकी बनी हुई होती है? कॉपर और एल्यूमिनियम की। क्यों बनी होती है? क्योंकि अच्छे चालक हैं और सस्ते भी हैं। समझ में आ गई बात? क्या लेड की वायर बना सकते हो? नहीं बनानी, क्योंकि ये कैसा है? पुअरेस्ट कंडक्टर है। इसके अलावा मरकरी भी एक पुअर कंडक्टर है। आ जाएगी बात समझ में? अब आइए नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, पर एक्सेप्शंस हर जगह हैं। कहां हैं एक्सेप्शंस? हर जगह। ग्रेफाइट एक ऐसा है नॉन मेटल है, फिर वही बात आ गई, ये आप पीरियोडिक टेबल में ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। आपको याद रखना है ये कार्बन की एक फॉर्म है, जो कि आप 4th यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। देखा है ग्रेफाइट आपने? मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको ये जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, तो ये ग्रेफाइट रोड है जो मैंने पेंसिल से निकाली है। समझ में आया? ये किसकी रोड है? ग्रेफाइट की। वीडियो में मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था कि ये क्या है, तो इसमें कौन सा नॉन मेटल है? कार्बन इसमें नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? गुड कंडक्टर है। हम थोड़ी देर में एक एक्टिविटी करके देखेंगे जिसमें प्रूव भी करेंगे कि ये गुड कंडक्टर कैसे है। तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं? बैड कंडक्टर हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे हमें यह पता लगेगा कि कोई पदार्थ कंडक्टर है या नहीं है। यानी हमें कोई 5-7 चीजें दे दी जाएं और हमसे यह पूछा जाए बताओ क्या ये कंडक्टर हैं?
क्या ये इंसुलेटर हैं? तो हम कैसे डिफरेंस कर पाए, तो उसके लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आइए एक्टिविटी देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक एक्टिविटी के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई दिया हुआ पदार्थ कंडक्टर है या इंसुलेटर है। हिंदी में कहें तो चालक है या कुचालक है। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से करंट को जाने देते हैं, और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से करंट को नहीं जाने देते। हमने इसके लिए क्या किया है, दो कॉपर प्लेट ली है, एक ये है और एक नीचे दिखाई दे रही है। इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया है और एक एलईडी बल्ब लगाया है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, एलईडी बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। दिखाई दे रहा है आपको? आइए अब इस गैप के बीच में बहुत सारे पदार्थों को रख के देखते हैं। यदि वो कंडक्टर हुए तो बल्ब ग्लो करेगा, यदि वो इंसुलेटर हुए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। शुरुआत करते हैं अपने शरीर से। क्या हमारा शरीर कंडक्टर है या नहीं है? आइए चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं अपनी उंगली इन दोनों प्लेटों के बीच में रखता हूं। जैसे ही मैं उंगली इन दोनों प्लेटों के बीच में रखता हूं तो बल्ब को आप ध्यान से देखना, क्या हो रहा है कि बल्ब ग्लो हो रहा है। क्या प्रूव हुआ कि हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, यानी हमारा शरीर कैसा है, चालक है। ठीक है, आइए कुछ अन्य पदार्थों के साथ भी ऐसा करके देखते हैं। आपको एक कांच की स्लैब दिखाई दे रही है। हमें यह पता करना है कि कांच की यह स्लैब कंडक्टर है या इंसुलेटर है। देखिए, मैंने कॉपर की प्लेट इसको जब टच कराई तो बल्ब ग्लो हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या प्रूव हुआ कि कांच विद्युत का कुचालक है, यानी कि इंसुलेटर है। अब आपको एक लकड़ी दिखाई दे रही है। लकड़ी को जब रखने के बाद मैं इन दोनों प्लेटों को आपस में मिलाने की कोशिश करता हूं, तो जब लकड़ी इनके बीच में होती है तो बल्ब ग्लो नहीं करता। मतलब क्या हुआ कि लकड़ी क्या है, इंसुलेटर है। आपने ग्रेफाइट रोड के बारे में सुना होगा, ठीक है। आइए पता करते हैं कि ग्रेफाइट की रोड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। जब मैं ग्रेफाइट की रोड को इन दोनों प्लेटों के बीच में रखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि बल्ब ग्लो हुआ है। इट मीन्स कि ग्रेफाइट कंडक्टर है। पर यह ना भूलें कि ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कार्बन का एक रूप है। नॉन मेटल होने के साथ ये कंडक्टर, इकलौता नॉन मेटल जो कंडक्टर है, ये याद रखना है। वैसे तो आप क्या कहोगे कि नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, पर ग्रेफाइट क्या होता है, इकलौता नॉन मेटल है जो क्या है, कंडक्टर है। ये कहां से लाया हूं मैं? ये पेंसिल का जो लिखने वाला हिस्सा है वहां से मैंने इसको निकाला है। आइए कुछ और पदार्थों को चेक करते हैं। ये एक सोने की अंगूठी है। आइए इसको चेक करते हैं, क्या सोना कंडक्टर है या इंसुलेटर है? क्या दिखाई दे रहा है? बल्ब ग्लो हुआ। इट मींस सोना क्या है, धातु है, और धातुएं क्या होती हैं, कंडक्टर। पर एक ऐसी धातु भी है जो कंडक्टर नहीं है। नाम क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप अब आपको एक लोहे की कील दिखाई दे रही है जिसे आप इंग्लिश में नेल कहते हो, और जब इसको रखते हैं और दोनों प्लेटों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं तो बल्ब ग्लो हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच रखी कील सुचालक है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हुआ है और कंप्लीट होने के बाद एलईडी बल्ब ग्लो हुआ है। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि लोहे की कील क्या है, सुचालक। लोहा क्या है, धातु है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, पर सभी नहीं होती। कौन सी धातु कुचालक है? लेड। आइए एक प्लायर को चेक करते हैं, क्या वो कुचालक है या सुचालक। देखिए, दो कॉपर प्लेटों के बीच में हमने प्लायर के अगले सिरे को रखा है जो कि धातु का बना होता है। जैसे ही इसको सिरे को इन दोनों के बीच में रखते हैं और इनके टच करते हैं तो एलईडी ग्लो होती है। सर्किट कंप्लीट हुआ, मतलब प्लायर का अगला जो सिरा है वो धातु का बना है और धातुएं क्या है, चालक है। अब प्लायर के सिरे को बदल के देखते हैं। अब प्लायर का जो पिछला सिरा है हमने वो रखा है, और जैसे ही इस प्लेट को यहां पे टच कराते हैं तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एलईडी नहीं जला। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि प्लायर का जो पिछला सिरा है उसके ऊपर कोई ऐसी परत चढ़ी हुई है जिससे करंट नहीं लगता। ठीक है, तो जो मिस्त्री होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का काम करने वाले होते हैं, वो इसीलिए इसके ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ाते हैं ताकि उनको करंट ना लगे। आइए कुछ और पदार्थों को चेक करते हैं। आपको एक सिक्का दिखाई दे रहा होगा, कॉइन। आइए चेक करते हैं ये मेटल का है या नॉन मेटल का है। जैसे ही कॉइन को रख के हम दोनों प्लेटों को मिलाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हुआ, एलईडी ग्लो हुआ, मतलब कॉइन क्या है, कंडक्टर। यानी कॉइन किसका बना हुआ है, मेटल का। आगे बात समझ में? आगे देखिए,
ये एक स्केच पेन है जिसको मैं लिखने के लिए यूज करता हूं। आइए इसे चेक करते हैं क्या ये कंडक्टर है या नहीं है। देखिए जैसे ही इसको दो प्लेटों के बीच में रखे दोनों प्लेटों को मिलाते हैं तो बल्ब नहीं ग्लो होता। इसका मतलब ये जो पदार्थ है ये कैसा है, इंसुलेटर। तो आपको कॉपर की एक प्लेट दिखाई दे रही है, आइए पता करें क्या कॉपर कंडक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि जब कॉपर की प्लेट को इनके बीच में रखते हैं तो बल्ब ग्लो हुआ, यानी कॉपर एक धातु है जो कि क्या है, कंडक्टर है। आइए कुछ और पदार्थों को में आपने क्या देखा कि कुछ पदार्थ कंडक्टर हैं और कुछ पदार्थ क्या हैं, इंसुलेटर हैं। इस तरह आप किसी भी पदार्थ को इस गैप में रख के यह चेक करके बता सकते हो कि वह दिया हुआ पदार्थ कंडक्टर है या इंसुलेटर है। वीडियो में जो चीजें आपको दिखाई गई इसके अलावा भी आप किसी पदार्थ को चेक करके बता सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है मैललिएबिलिटी। बच्चों को इसके बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसको क्या बोले, मैललिएबिलिटी, बोलने में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आप इसको ऐसे बोलिए, मैल, MAL, मैल, लिएबिलिटी, मैललिएबिलिटी, मैललिएबिलिटी हो जाएगा याद। बिल्कुल, आइए पढ़ते हैं ये क्या होती है और मेटल्स में कैसे है और नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी कैसे है। देखिए मैललिएबिलिटी का मतलब है यदि हम किसी धातु को हथौड़े से पीटें और वो चद्दर में बदल जाए तो यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैललिएबिलिटी। हिंदी में इसे कहते हैं आघातवर्धता। कोई पूछे आघातवर्धता क्या है तो आपने क्या बताना है, यदि किसी धातु को किसी हथौड़े से पीटा जाए और वह धातु चद्दर में बदल जाए, यह गुण क्या कहलाता है, मैललिएबिलिटी, यानी कि आघातवर्धता। आ जाएगी बात समझ में। अब इसके एग्जाम्पल कहां है, कहां समझ में आई हमारे को ये बात। देखिए गोल्ड फॉर्मूला क्या है, AU, चांदी AG, इनको हम क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर चद्दरें बना सकते हैं। मतलब इनको बहुत बारीक सी चद्दर में भी बदला जा सकता है। जो आभूषण होते हैं वो फ्लैट होते हैं कुछ, उनके अंदर इसी गुण के कारण इनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, आघातवर्ध है। दूसरा देखिए, आपने अपने घर में आयरन के खिड़की दरवाजे देखे होंगे, वो बड़ी बड़ी चद्दरों के रूप में हैं। वो इसीलिए आयरन के हैं क्योंकि आयरन एक मेटल है और मेटल होने की वजह से वो कैसा है, आघातवर्ध है। आपने एल्यूमिनियम की फॉयल देखी होगी अपने घर में, ठीक है, कैसी होती है एल्यूमिनियम फॉयल, देखिए मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये टिफिन पैक करने के लिए जो कागज आप यूज करते हो वो एल्यूमिनियम फॉयल है। ये पतली चद्दर के रूप में क्यों है, क्यों है चद्दर के रूप में, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है और इसकी खास बात क्या है, क्योंकि हम इसको पीट कर क्या बना सकते हैं, चद्दरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कॉपर की प्लेट देखी होगी, ये रही, ये फ्लैट कैसे है, चद्दर के रूप में कैसे है, क्योंकि इस कॉपर को बाई फोर्स चद्दर में बदला गया है। ये गुण क्या है, किसी मेटल का गुण है। आ जाएगी बात समझ में। नॉन मेटल कैसे हैं, कोई भी नॉन मेटल मैललिएबल नहीं है, यानी आप उसको पीट के चद्दर में नहीं बदल सकते। तो फिर इस गुण को क्या कहेंगे जो नॉन मेटल में है, इसको कहेंगे ब्रिटलनेस। क्या कहेंगे इसको, ब्रिटलनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं भंगुरता। क्या कहते हैं, भंगुरता। क्या होता है ये गुण, यदि किसी नॉन मेटल को पीटा जाए तो वह टुकड़ों में टूट जाएगा। इफ ए नॉन मेटल इज बिटन विद हैमर इट विल ब्रेक्स इनटू पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये गुण क्या कहलाता है, ब्रिटलनेस। इसको समझने के लिए आप एक काम करिए, आपके पास एक पार्ले जी वाला बिस्किट है, माय फेवरेट, ठीक है, इसको अगर आप हथौड़े से पीटते हो तो उसकी क्या हालत होने वाली है आप समझ सकते हो। यहां मैं ये नहीं कहना चाहता कि बिस्किट नॉन मेटल है, मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बताया है कि अगर बिस्किट को किसी हथौड़े से पीटा जाए तो क्या हालत होगी, वो नॉन मेटल की होती है। और ये गुण क्या कहलाता है, ब्रिटलनेस। हिंदी में क्या कहोगे, भंगुरता। आ जाएगी बात समझ में। आइए अगला गुण पढ़ते हैं, डक्टिलिटी, जिसको क्या कहते हैं, तन्यता। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे डक्टाइल होते हैं, यानी कि तन्य होते हैं। क्या होते हैं, तन्यता का मतलब क्या है, मतलब यह है कि किसी भी मेटल को खींचकर लंबी लंबी तारों में बदला जा सकता है। किसी मेटल को खींचकर किस में बदल सकते हैं, तारों में। ए मेटल कैन बी
ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी एक मेटल को खींच के तार बनाई जा सकती हैं। ये गुण क्या कहलाता है? डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता। एग्जाम्पल, आपने घरों में कॉपर की वायर देखी होंगी, इसी गुण के कारण बनी है। समझ में आई बात? दूसरा, आपने कोई वायर, एक मैं दिखाता हूं आपको वायर, देखिए ये एक मेटल की वायर है, ध्यान से देखिए, ये एक मेटल है जिसकी वायर बनी हुई है। मैंने इसको एक कागज के बाहर से लपेटा हुआ है, दिखाई दे रही है आपको ये वायर? ये वायर मेटल की क्यों है? क्योंकि मेटल की खास बात होती है कि उनको वायर्स में ड्रॉन किया जा सकता है, और ये गुण क्या कहलाता है? डक्टिलिटी। देखिए, आपने मैग्नीशियम वायर देखी थी वीडियो के शुरुआत में, देखिए ये रही, दिख रही है आपको? ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसका ये सिरा यहां से आप देख सकते हो, ये वायर का है। ये क्यों वायर के रूप में बदल सकता है? क्योंकि ये क्या है? कि मेटल है। आगे बात समझ में? अगला देखिए, आपने बल्ब में एक फिलामेंट देखा होगा, उस फिलामेंट का नाम क्या है? टंगस्टन। उसका सिंबल क्या है? W। याद रखिए, टंगस्टन और सिंबल क्या है? W। तो वो फिलामेंट भी इसी गुण के कारण बना हुआ है। आ जाएगी बात समझ में? यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखना है कि सारे मेटल डक्टाइल हैं, एक्सेप्ट मतलब के अलावा जिंक। जिंक एक ऐसा मेटल है जिसकी वायर नहीं बनती, बाकी सभी मेटल्स की वायर बनती है। अब सबसे ज्यादा लंबी वायर किसकी बन सकती है? वो है गोल्ड। और अपनी बुक में एक डाटा दे रखा है, उसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्या कि 1 ग्राम गोल्ड को आप कितनी लंबी वायर में बदल सकते हो? तो हमारा आंसर है 2 किलोमीटर। चौंकना नहीं, बहुत ज्यादा लंबाई है ये। 1 ग्राम गोल्ड कितनी दूरी में बदला जा सकता है? 2 किलोमीटर लेंथ के अंदर बदला जा सकता है। आ जाएगी बात समझ में? नॉन मेटल के बारे में एक ही लाइन में जवाब देना है कि कोई नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता, मतलब किसी नॉन मेटल की वायर नहीं बनाई जा सकती। समझ में आ गई बात? इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कार्बन। क्या एक्सेप्शन है? कार्बन के फाइबर होते हैं, फाइबर तारों को बोलते हैं, तो कार्बन फाइबर होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है कि कार्बन एक नॉन मेटल है और उसके फाइबर बने हुए हैं। तो आप ये याद रख लेना कि जो डक्टिलिटी है उसमें कार्बन को छोड़कर, कार्बन फाइबर को छोड़कर बाकी आप किसी की वायर नहीं बना सकते। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारी अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आइए पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, इसको समझने के लिए आप एक बात सोचिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ए टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, यानी ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ए टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, यानी ऐसा तापमान जहां द्रव गैस में बदल जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है? सॉलिड मेटल के मामले में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों मेटल्स के हाई होते हैं। आगे बात समझ में? और टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात? नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इतने ज्यादा हाई नहीं होते। एक्सेप्शन है डायमंड। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट वेयर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, यानी कि ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए, सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में बदल जाए, वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। समझ में आई बात? तो मेटल्स जो होते हैं जनरली, सामान्य तौर पे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। पर यह बात 100% सही नहीं है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो। एग्जाम्पल, गैलियम और सीजियम। गैलियम तो एक ऐसा मेटल है जो अगर हम अपनी हथेली पे रख लें तो हथेली पर रखने के बाद मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारी बॉडी के टेम्परेचर के आसपास होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट 37 के आसपास है, इसलिए ये जैसे ही हाथ पे रखेंगे मेल्ट हो जाएगा। वैसे रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड है, क्योंकि रूम टेम्परेचर होता है 25 पे सॉलिड है, जैसे ही मैं हाथ में लूंगा पिघल जाएगा। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, जो कि इसके मेल्टिंग पॉइंट के नजदीक है। तो आपको याद रखना है कि जनरली, सामान्य तौर पे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हाई,
पर कुछ ऐसे मेटल भी हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो। कौन है वो, गैलियम और सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, इन धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं, ज्यादा नहीं होते। आ जाएगी बात समझ में। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होते हैं, लो होते हैं। आ जाएगी बात समझ में। यहां कोई आपसे पूछे ऐसा मेटल बताइए जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, सोडियम पोटेशियम। ऐसा मेटल बताइए जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, आयरन। आगे बात समझ में, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ये गैलियम, अगर समझ में, हाथ पे रखते ही पिघल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। आइए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं जनरली उनकी डेंसिटी हाई होती है, धातुओं की जो घनत्व होता है वो हाई होता है, परंतु यहां भी एक्सेप्शन है। क्या, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो पानी पे तैरते हैं, यानी पानी के अंदर डूबते नहीं, इसका मतलब इनकी डेंसिटी लो है वाटर से। समझ में आई बात। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी क्या है, लो है। जितने भी नॉन मेटल हैं उनकी भी डेंसिटी क्या होती है, लो, पर एक्सेप्शन है यहां पे भी। एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसकी डेंसिटी क्या है, हाई, और वो है डायमंड। ठीक है मेरी बात। तो आपको यहां से ये याद रखना है कि किसकी डेंसिटी हाई है, बाकी जितने भी मेटल बच गए उन सब की डेंसिटी हाई है, बाकी जितने भी नॉन मेटल बच गए डायमंड को छोड़ के उनकी डेंसिटी लो है। आ जाएगा समझ में। अगला और आखिरी है सोनोरिटी। क्या होती है, ध्वनिक। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, ध्वनिक। धातुओं की एक खास बात होती है, यदि उनको पीटा जाए किसी दूसरी वस्तु के द्वारा तो वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे स्कूल की घंटी को बजते देखा होगा, देखा है ना, या आपने मंदिर की घंटी को बजते हुए देखा होगा, वो आवाज करती हैं। वो लकड़ी की क्यों नहीं आती, क्योंकि लकड़ी जो है मेटल नहीं है। ये मेटल की इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो आवाज है वो दूर तक जाए। तो धातुओं की एक खास बात है, दे आर सोनोरस, मतलब अगर उनको पीटा जाएगा तो वो आवाज उत्पन्न करेंगी। सभी धातुएं ऐसा करती हैं। आगे बात समझ में। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते, यानी कि सोनोरस नहीं होते। समझ जाओगे।